हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज एमएलआईएस एग्ज़ाम स्पेशल क्लास में आज हम लोग का जो वीडियो यहाँ पर अपलोड होगा चैनल पर, वो है एमएलआईएस 103 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर। ये आप सब लोग जानते हैं एमएलआईएस है, और जो पेपर का नाम है सूचना स्रोत एवं प्रणालियाँ। ठीक है, आपका जो प्रश्न पत्र है सूचना स्रोत एवं प्रणालियाँ आपके प्रश्न पत्र का नाम है। और इसी कड़ी में आ जाइए हम लोग जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, और आज केवल बात होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज केवल बात होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एमएलआईएस 102 का वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, 1 घंटा के करीब। तो आप लोग उसको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसी पर मैं आज चर्चा करूँगा, और केवल वही टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाने वाला है। और आज का वीडियो मैं प्रयास करूँगा कि 15 से 20 मिनट या बहुत हो तो आधा घंटा रहे, इससे ज़्यादा ना रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो सच बात है देखने का मन नहीं करता है। ये बात सही है, थोड़ा सा ये लगता है कि अरे 1 घंटा देखेंगे तो कितना हमारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो लोग अनलिमिटेड वाले हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जिनको रोज़ 1 GB या 1.5 GB मिलता है, उनके लिए थोड़ा सा टेंशन रहता है कि इतना लंबा वीडियो कैसे देखा जाए और कैसे एडजस्ट किया जाए अपने डाटा को। तो हम आप की इस बात पर भी ध्यान देंगे, और आज पूरा प्रयास करेंगे कि वीडियो को कम से कम समय में ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देर के हुए और देखते हैं आपका जो आज का टॉपिक है वो है एमएलआईएस 103 एन। ठीक है, अब एन लिख करके पेपर में आ रहा है एमएलआईएस 103 एन न्यू। ठीक है ना, तो आप लोग जो नए छात्र हैं वो एन वाला पेपर लिया करिए। कहीं कहीं जो है कि ये भी देखने में आ रहा है कि एम एल आई एस 03, तो वो जो बैक पेपर वाले पुराने बच्चे हैं उनके लिए है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और अपने परीक्षा के समय पूछिएगा भी, वहाँ पर ये ज़रूर ये बात आ रही है कि MLIS 03 है। अरे MLIS 03 नहीं, MLIS 103 है या MLIS 103 है। ठीक है, तो आप लोग एन वाला लिया कीजिए क्योंकि आप लोग नए छात्र हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग सूचना स्रोत एवं प्रणालियाँ। यहाँ पर देखेंगे कितनी इकाइयाँ इसमें, तो 9 है। पहली है सूचना स्रोत, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक स्रोत, इसी पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। मानविकी में सूचना स्रोत दूसरी इकाई है। तीसरी है समाज विज्ञान में सूचना स्रोत। चौथा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयक सूचना स्रोत, प्रलेखी स्रोत, मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यम। अप्रलेखी स्रोत मानव संसाधन, ग्रंथालय में सूचना विज्ञान, कार्मिक सूचना, मध्यस्थ, डेटाबेस, अभिकल्पकर्ता आदि। 7वीं इकाई यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, 7वीं इकाई है संस्थागत स्रोत, मानव संसाधन, जनसंचार माध्यम। और लास्ट यहाँ पर अंतिम इकाई देखेंगे, इकाई 9 यूनिट 9 है उपयोगकर्ताओं के लिए। सूचना स्रोत, विषय वस्तु विश्लेषण, सूचना का उपभोक्ताकरण, उद्धरण विश्लेषण, सूचना स्रोत उपकरण। ये इकाई 9 आपने देख लिया। अब आइए बिना देर के हम लोग चलते हैं यूनिट 1 पर, और जो यूनिट 1 का सबसे मेन टॉपिक है वही हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर सूचना स्रोत के प्रकार की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सूचना के विषय में आप लोग सब लोग अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। यहाँ पर सीधा हम लोग चलेंगे और बात करने वाले हैं सूचना के प्रकार की, क्योंकि आज मैंने कहा है कि आज केवल 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। इसी वजह से आज केवल जो मेन टॉपिक हैं जो पूछे जाएंगे उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम पूरी पुस्तक का आप लोगों को आज हम रिव्यू देने वाले नहीं हैं। ठीक है, सूचना स्रोतों के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ। यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यह समस्त सूचना स्रोतों के दो विशेष श्रेणी में विभाजित किया गया। पहला प्रलेखी स्रोत, अप्रलेखी स्रोत। सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए और इसको जरूर बनाइएगा। अगर आ गया सूचना स्रोत के प्रकार तो सबसे ऊपर लिखेंगे सूचना स्रोत। इसमें प्रलेखी स्रोत है और अप्रलेखी स्रोत। प्रलेखी स्रोत में 3 है मुख्य रूप से, आपका प्राथमिक सूचना स्रोत, द्वितीयक सूचना स्रोत और तृतीयक सूचना स्रोत, ये आपके प्रलेखी में आते हैं। और अप्रलेखी में आपका उसको 2 भागों में बांट दिया गया, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में अनुसंधान केंद्र हो गए, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र हो गया, सरकारी विभाग हो गया, निजी एवं सार्वजनिक उद्योग, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, परामर्श केंद्र, ये हो गए औपचारिक सूचना केंद्र। और अनौपचारिक सूचना केंद्र में आप देखेंगे विशेषज्ञों से संवाद, वाद विवाद, तर्क वितर्क,
व्यावसायिक सभाओं एवं सम्मेलनों में प्रतिभागिता, नुक्कड़ सभाएं हो गई और आकस्मिक वार्तालाप हो गया। ये आपका आएगा अनौपचारिक में। औपचारिक में ये सब जो सिस्टम से बिल्कुल हैं, अनुसंधान केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, सरकारी विभाग, निजी और सार्वजनिक उद्योग, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और परामर्श केंद्र। ठीक है। प्रलेखी, अप्रलेखी सूचना स्रोत को दो भागों में बांट दिया गया, प्रलेखी और अप्रलेखी। प्रलेखी में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन्हीं तीनों की हम चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं भाई। प्राथमिक स्रोत यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्राथमिक स्रोत मौलिक एवं सर्वाधिक विश्वसनीय सूचना के स्रोत होते हैं। ये मौलिक अनुसंधान एवं विकास के प्रथम प्रकाशित अभिलेख होते हैं। इनमें प्रकाशित सूचना पूर्णतः नवीन होती है। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें प्रकाशित सूचना होती है पूर्णतः नवीन होती है। प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से नवोदित ज्ञान की जानकारी, प्राचीन इतिहास की नवीन व्याख्या और विचार विस्तार तथा विषय से संबंध नवीनतम प्राचीन तथ्यों की सूचना प्राप्त होती है। इन्हें स्रोत साहित्य अथवा मूल स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है। प्राथमिक स्रोत जो है उनको मूल स्रोत या स्रोत साहित्य भी कहा जाता है। सामान्यतः प्राथमिक स्रोत किसी पत्रिका में निहित लेख, शोध पुस्तिका, लघु शोध, प्रबंध, ये सब जितने भी शोध रिसर्च किए जाते हैं वहीं से आपके प्राथमिक स्रोत यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अनुसंधान कार्य हेतु प्राथमिक स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता अपने विषय क्षेत्र के नवीनतम विकासों की अद्यतन जानकारी प्राप्त करता है। प्राथमिक स्रोतों के द्वारा अनुसंधान की पुनरावृत्ति को रोकने में भी सहायता मिलती है कि एक विषय पर अगर रिसर्च हो गया तो पुनः उस पर नहीं होगा, इसीलिए जो शोध पत्र होते हैं वो छापे जाते हैं। ठीक है। प्राथमिक स्रोतों की प्रकृति बिखरी हुई और असंगठित होती है। यहाँ विषयों का प्रतिफलन परिभाषिक शब्दों, संक्षेप सूत्र में होता है। ठीक है। आइए प्राथमिक स्रोत में आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक स्रोत होता है, क्या करूँ बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ फिर भी जो है कि वीडियो बड़ा। प्राथमिक स्रोत में आपका आ जाएगा पुस्तक आ जाएगा और पत्रिकाएं आ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आपका सम्मेलन पत्र या शोध पुस्तिका, शोध प्रतिवेदन, ठीक है, शोध प्रतिवेदन, रिसर्च की जो रिपोर्ट होती है वो, और मानक, ये सारी चीज़ें आपका किस में आएगा, ये सारी चीज़ें आपके प्राथमिक स्रोत में आ जाएगा। ठीक है। द्वितीयक स्रोत की बात करते हैं हम लोग। आइए बहुत जल्दी जल्दी भाई। द्वितीयक स्रोत क्या होता है। द्वितीयक स्रोत यहाँ पर सेकेंडरी सोर्सेज हम लोग बात करेंगे। द्वितीयक स्रोतों का निर्माण प्राथमिक स्रोतों के आधार पर किया जाता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक स्रोत मूल स्रोत होते हैं। द्वितीयक स्रोतों का निर्माण प्राथमिक स्रोतों के आधार पर किया जाता है। द्वितीयक स्रोतों में निहित सूचनाएं नवीन और मौलिक नहीं होती हैं। द्वितीयक स्रोत उपयोगकर्ता को प्राथमिक स्रोतों की ओर निर्दिष्ट करते हैं। द्वितीयक स्रोतों का संकलन प्राथमिक स्रोतों से किया जाता है एवं किसी निश्चित योजना के अनुसार सूचनाओं का व्यवस्थापन किया जाता है। इसकी सहायता से प्राथमिक साहित्य योजना के अनुसार सूचनाओं का व्यवस्थापन किया जाता है। इसकी सहायता से प्राथमिक साहित्य सुलभ और सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो जाता है। प्राथमिक स्रोतों को समझने के लिए इनका होना अत्यंत ही आवश्यक है। सूचनान्वेषण का कार्य इन स्रोतों से आरंभ होता है और इसके माध्यम से प्राथमिक सूचनाओं की उपलब्धि होती है। ये स्रोत सहायक साहित्य हैं। ठीक है। ये स्रोत क्या है, सहायक साहित्य हैं। और द्वितीयक स्रोत में कौन कौन से आते हैं, तो द्वितीयक स्रोत में अगर देखा जाए तो इसमें जो है कि पत्रिकाएं, अनुक्रमणिकाएं और आपकी वांग्मय सूचियाँ, बिब्लियोग्राफीज जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। अनुक्रमणीय पत्रिकाएं, सार पत्रिकाएं हो गई। ठीक है। और ये सब निबंध, ग्रंथ, समीक्षा, ये सारी चीज़ें आपका द्वितीयक स्रोत में आ जाएगा। ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं सीधा तृतीयक स्रोतों की, और फिर उसके बाद बात कर लेंगे तृतीयक स्रोत के प्रकार कौन कौन से हैं। तृतीयक स्रोत से आप क्या समझते हैं भाई। तो तृतीयक स्रोतों में निहित जानकारी प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आश्रित और संग्रहित की जाती है। ठीक है। जो तृतीयक स्रोत है उसकी जानकारी जो भी रहती है वो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत से आश्रित एवं संग्रहित की जाती है। इनका उद्देश्य सूचना के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के उपयोग में खोजकर्ताओं की सहायता करना होता है। और तृतीयक स्रोत सामान्यतः उपयोगकर्ता को विषय प्रदान नहीं करते हैं, अपितु सूचना से संबंधित स्रोतों के बारे में सूचना प्रदान करते हैं, जैसे शीर्षक हो गया, विषय प्रकाशक आदि के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। सूचना विस्फोट के आधुनिक युग में ज्ञान की निरंतर बहुआयामी वृद्धि के फलस्वरूप तृतीयक स्रोतों की अत्यधिक उपयोगिता है। तृतीयक स्रोत का प्रकाशन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के आधार पर ही किया जाता है, अतः ये सबसे अंत में प्रकाशित और प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य अनुसंधानकर्ता को द्वितीयक स्रोतों के उपयोग में सहायता प्रदान करना होता है। ये हो गया तृतीयक स्रोत। तृतीयक स्रोत में आपकी निर्देशिकाएं आ जाएंगी। ठीक है। और वांग्मय सूचियाँ आ जाएंगी, और आपका शोध प्रगति जो आपका होता है, शोध प्रगति सूची, वो लिस्ट आ जाती है आपकी, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस। ठीक है। वो भी तृतीयक स्रोत में आपका आ जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि यहाँ पर चैप्टर से कोई मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहीं मैं आपको यहाँ पर केवल दिखा रहा हूँ। चैप्टर वैसे आपका ये जो यूनिट 2 है
मानविकी में सूचना स्रोत वही वाला है ये आपका। यहाँ पर देखिए मानविकी की परिभाषा हम लोग देख लेंगे, ध्यान से देखिएगा। मानविकी परिभाषा और क्षेत्र। देखिए मैं थोड़ा तेज़ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तेज़ पढ़ाने का कारण यह है कि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। आप लोग समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर देख करके थोड़ा सा मेरी आवाज़ को अगर सुन लेंगे तो मानविकी क्या है, उस इसकी परिभाषा क्या है, ये तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ये अभी ये जो मैं इस समय जो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ एग्ज़ाम स्पेशल क्लास, इससे मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। अभी जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं वो दे लें, ठीक है। अगला बैच जो भी आएगा या जो भी हमारे अगले MLIS फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे उनके लिए उनको प्रॉपर नोट्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये मैं खुद नहीं खुश हूँ कि इतना जल्दी जल्दी और कैसे इतने ढेर सारे चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ, इससे मैं खुद खुश नहीं हूँ। लेकिन क्या करूँ, इस समय पेपर है बच्चों का, और यहाँ पर जो है कि कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि जो पेपर है उसका जो है कि कुछ ना कुछ हम लोग को मिल जाए। तो इसीलिए मैं ये बना देता हूँ कि ताकि आप लोग ज़रूर जैसे एक तरह से जब मोबाइल देखते हैं तो उस समय थोड़ा सा इस चैनल को देख लेंगे और पेपर देने जाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें से आपको मिल जाएगा, यही मेरा यहाँ पर मानना है। ये कोई बहुत बहुत अच्छा संतुष्ट करने वाला नोट्स ये मैं नहीं आपको दे रहा हूँ, इससे मैं खुद नहीं संतुष्ट हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा ज़रूर आप लोग देख लिया करिए, इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। और फिर अगले सत्र से या ये पेपर होने के बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर जो पेपर का पैटर्न है, जो पेपर का पैटर्न है आप लोग समझ रहे हैं ना। अब पेपर का पैटर्न में लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं। टोटल जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपके 10 प्रश्न रह रहे हैं, जिसमें कि वो और लगा करके अथवा लगा करके यानी कि 5 प्रश्न करना होता है सेक्शन ए से, और सेक्शन बी से भी आपको 5 प्रश्न करना होता है, यानी लघु उत्तरीय 5 और विस्तृत 5, ठीक है। और इसमें टोटल कितना ऑप्शन उसमें मिला करके 10, और यहाँ पर भी टोटल कितना क्वेश्चन रहता है 10, 10 में से 5, 10 में से 5, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपको 10 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न है, पेपर भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, और बहुत अच्छे से मैं आपकी क्लास को जो है कि यहाँ पर मैनेज करने का प्रयास करूँगा, MLIS की क्लास को खासतौर से, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है। फिर भी चलिए आइए आज की वीडियो में देख लेते हैं। 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। सामान्यतः मानविकी का तात्पर्य जो है ज्ञान के उस भाग से है जिसका अध्ययन क्षेत्र अथवा विषय प्राकृतिक विज्ञानों तथा समाज विज्ञानों के क्षेत्र से एकदम अलग है। तृतीय, अंतर्राष्ट्रीय वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राथमिक एवं आधारभूत रूप से सांस्कृतिक विशेषता विद्यमान होती है, तथा समानतः भाषा, साहित्य, इतिहास, गणित, दर्शन शास्त्र का समावेश होता है, उसी को यहाँ पर मानविकी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा मानविकी के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों पर समावेश किया गया। यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ भाषाएं, आधुनिक भाषाएं, आंग्ल एवं विदेशी भाषाएं, और यहाँ पर भाषा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, इतिहास, कला, साहित्य, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त भाषाओं के विवेचन के पश्चात मानविकी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख शाखाओं को सम्मिलित किया गया। मानविकी के अंतर्गत दर्शन शास्त्र, धर्म, भाषा, साहित्य, इतिहास एवं कला, इसको सम्मिलित किया गया, ठीक है। अच्छा भाई, ये राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र क्या है, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र, देखिए जो जो टॉपिक मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि मैं आपका पेपर डेली देख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका पेपर देख रहा हूँ, मैं आपका पेपर देखा हूँ, कौन कौन सा MLIS 101 देख लिया, MLIS 102 देख लिया। इसमें जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ठीक उसी हिसाब से मैंने ये लिया है, और इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। तो अनेक अवलोकनों से यह स्पष्ट होता है कि मानविकी के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान का प्रतिशत समाज विज्ञान के क्षेत्र में कहीं अधिक है। मानविकी क्षेत्र के अनुसंधानकर्ताओं की संख्या भी बहुत अधिक है। भारत के राष्ट्रीय ग्रंथालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र द्वारा मानविकी अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता को भारतीय ग्रंथालय तंत्र का शीर्ष निकाय माना गया है। राष्ट्रीय ग्रंथालय जो आपका है कोलकाता के अतिरिक्त आपका खुदा बख्श प्राच्य जन ग्रंथालय पटना, ये आपका राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र की बात हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र कोलकाता के विषय में यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र कोलकाता निक्षेपागार ग्रंथालय है। ग्रंथ एवं समाचार पत्र प्रदाय अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रकाशित समस्त ग्रंथों की एक प्रति राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता से प्राप्त होती है। इस प्रकार मुद्रित साहित्य के संपूर्ण राष्ट्रीय
उद्यान का अर्जन राष्ट्रीय ग्रंथालय से हो जाता है। मानविकी अनुसंधानकर्ताओं को अपने शोधकर्ताओं से संबंधित मौलिक सूचनाओं की प्राप्ति हेतु मूल पांडुलिपियों की आवश्यकता होती है। विज्ञान और समाज विज्ञान के अनुसंधानकर्ताओं की तुलना में मानविकी अनुसंधानकर्ता ग्रंथालय और प्रलेखन सामग्री पर अधिक निर्भर रहते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता में अनेक विद्वानों द्वारा उपहार स्वरूप बहुमूल्य व्यक्तिगत संग्रह प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सर आशुतोष मुखोपाध्याय, प्रोफेसर वैयापुरी पिल्लई, सर जादूनाथ सरकार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय ग्रंथालय कोलकाता। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुझे एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि रिसर्च लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क RLIN एक सूचना तंत्र है जिसका विकास रिसर्च लाइब्रेरीज ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड RLG के सहयोगात्मक कार्यक्रमों को बल प्रदान करने हेतु किया गया है। इस सूचना तंत्र द्वारा केंद्रीय ग्रंथपरक डाटाबेस के माध्यम से विभिन्न स्रोतों के स्रोत अभिलेख उपलब्ध कराए जाते हैं। इस सूचना तंत्र में कला, मानविकी और वास्तुकला क्षेत्र के डेटाबेस संकलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह सूचना तंत्र ऑनलाइन अंतर्ग्रंथालयी आदान प्रदान सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा आदि की भी सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ललित कलाएं, ललित अकादमी है, इसमें नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट आप यहाँ देखेंगे NNA है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। संगीत अकादमी है, इंदिरा गांधी नेशनल IGNCA। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, भारत सरकार द्वारा IGNCA को ललित कला, मानविकी और संस्कृत परंपराओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय डाटा बैंक द्वारा संबंधित विषय पर सूचनाओं का संग्रहण, पुनर्प्राप्तिकरण एवं और विकेंद्रीकरण किया जाएगा। IGNCA द्वारा जो है कि निर्मित प्रमुख डेटा बेस्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, इसको ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। और समाज विज्ञान, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो संभवतः सृष्टिकर्ता का सर्वोत्तम कार्य मानव की सृष्टि है। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में 3 पीढ़ियों तक पारिवारिक जीवन का निर्वाह करता है। समाज का आधार स्वयं मनुष्य या व्यक्ति और उनके बीच पाए जाने वाले संबंध है। कोई भी मनुष्य समाज में अकेला व्यक्ति नहीं है। ठीक है, वह अन्य लोगों से घिरा हुआ है, अनेक में एक व्यक्ति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे वाक्य यहाँ पर लिखे गए हैं और ये पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी अनेक से समूह का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समाज विज्ञान की परिभाषा दी जा रही है। व्यक्ति समाज के अंग के रूप में पारस्परिक अंतःक्रियाओं के दौरान कितने ही प्रकार की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों और जन रीतियों, साहित्य, धर्म, कला, राजनीति आदि को जन्म देता है। ये सारी चीज़ें आपके समाज के अंतर्गत जो भी आती हैं सब कुछ है। यहाँ पर मैकाइवर एवं पेज की एक परिभाषा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समाज जो है कि एक संबंधों का जाल है, कहा गया मैकाइवर तथा पेज द्वारा। ठीक है, मैरिल ने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, ये परिभाषाएं थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, याद रहेंगी तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए फिर एक बार ICSSR, इसको आपने पढ़ा होगा MLIS 101 में, या MLIS 102 में तो नहीं, MLIS 101 में था। उसी को फिर एक बार यहाँ पर देखिए, ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी स्थापना 1969 में हुई। ICSSR का प्रमुख उद्देश्य समाज विज्ञान के अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करना है और ICSSR द्वारा प्रलेखन सेवाओं का विकास, डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। परिषद के द्वारा समाज विज्ञान की पुस्तकों, पत्रिकाओं में प्रकाशन में भी योगदान प्रदान किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के परिषद ने 1970 में सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र की विधिवत स्थापना की। 1986 में इस केंद्र का नाम राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ICSSR, ये परिषद के प्रमुख प्रकाशन यहाँ पर दे दिए गए। ऐसे रिसर्च पब्लिक एडिशन क्वार्टरली और डायरेक्टरी ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका है क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका अन्य समाज विज्ञान संस्थान है। जो समाज विज्ञान संस्थान दिए गए उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमने आपको भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के विषय में बता दिया है। ठीक है, चैप्टर मत देखिए कौन से चैप्टर का है, जो मुख्य मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने कर दिया है।
19 मिनट का वीडियो हो गया है, इसको हम जल्दी से जल्द खत्म करेंगे। समाज विज्ञान में सूचना स्रोत, यहाँ पर देखिए भारत में समाज विज्ञान के अधिकांश सूचना स्रोत मुद्रित स्वरूप में ही उपलब्ध है। निम्नांकित 2 प्रकार के नमा रेड्डीकृत और HD शर्माकृत, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं मेन चीज़ों को आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, सूचना तंत्र और कार्यक्रम के अंतर्गत। इसको आप लोग थोड़ा पुस्तक से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आपका है एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंसेज, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। सोशल साइंस के क्षेत्र में विशेष यहाँ पर किया गया है कार्यक्रम। और राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन के नासडाक, ये मैंने पढ़ा था MLIS 101 में, इसको नहीं पढ़ाऊंगा। MLIS 101 में हूबहू यही चीज़ मैंने पढ़ाई थी। नॉसडॉक, सेंडॉक, डेसीडॉक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी और वही चीज़ें फिर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सूचना तंत्र हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर कृषि अनुसंधान सूचना केंद्र है, ठीक है, ये देखिएगा। और अभी इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, अभी आपको इसमें देखने को मिलने वाला है नासडॉक के बाद सेंडॉक और डेसीडॉक भी मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में आपको यहाँ पर डेसीडॉक रक्षा, यहाँ मिल गया आपको डेसीडॉक। इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, जो आपने पढ़ा था MLIS 101 में वही चीज़ें हैं हूबहू, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। उसके बाद वैज्ञानिक और यहाँ पर देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा मैंने पिक्चर ले ली थी। इंसडॉक, डेसीडॉक, सेंडॉक, इंसडॉक, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र इंसडॉक, देख रहे हैं ना। इंसडॉक व अनुसंधान परिषद की प्रमुख शाखा होने के साथ साथ ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया गया है। और 1952 में यूनेस्को के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी इंसडॉक की। यहाँ पर इंसडॉक भी आप देख लिए, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ज़रूरत की लगी, इसलिए यहाँ पर मैंने रखा है इसको। प्रलेखन आपूर्ति सेवा, ठीक है, प्रलेखन आपूर्ति सेवा, यहाँ पर जो है कि सूचना प्रसारण के प्रलेखन आधारित सेवा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों द्वारा जो है कि वैज्ञानिक लेख और प्रतिवेदनों के प्रतियों की आवश्यकता बहुधा अनुभव की जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इंसडॉक के दिल्ली कार्यालय तथा क्षेत्रीय केंद्रों में, यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा प्रलेख आपूर्ति सेवा प्रदान की जाती है। वांग्मय सूची, सूचना सेवा, अनुवाद सेवा, यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। रिप्रोग्राफी सेवा क्या होती है, रिप्रोग्राफी सेवा देखिए, इंसडॉक के रिप्रोग्राफी विभाग में माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिश फोटोकॉपी उपकरण उपलब्ध हैं। केंद्र द्वारा प्रदर्शन और व्याख्यान के उद्देश्य से स्लाइड निर्माण कार्य भी किया जाता है इंसडॉक में, ठीक है। विभिन्न संस्थानों के स्थाना स्वभाव की समस्या को देखते हुए उनके प्राचीन अभिलेखों की यहाँ पर माइक्रोफिल्म्स भी निर्मित है। मुद्रण प्रिंटिंग सर्विसेज हैं इंसडॉक में, ये भी है, आपको मुद्रित सामग्री भी मिल जाती है। नेशनल सेंटर फॉर साइंसेज इंफॉर्मेशन NCSI है, NCSI यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना का अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना स्रोत NCSI को माना जाता है। इनफ्लिप नेट एक बार फिर आप देख लीजिएगा, इनफ्लिप नेट यहाँ पर है। MLIS 101 का टॉपिक था। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परियोजना, जिसका उद्देश्य है भारतीय विश्वविद्यालय ग्रंथालयों अनुसंधान संस्थान ग्रंथालयों के मध्य प्रभावी संचार नेटवर्क ये बनाता है। जो भी भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके ग्रंथालयों को एक नेटवर्क में जोड़ने का कार्य करता है इनफ्लिप नेट, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रिंट मीडिया है, ठीक है, प्रिंट मीडिया है जिसको हम लोग मुद्रित माध्यम कहते हैं। तो माध्यम का तात्पर्य किसी पथ या मार्गदर्शक अथवा ऐसे साधनों से होता है जिनकी सहायता से विचारों का स्थानांतरण होता है, ठीक है। माध्यम हो गया लिखित स्वरूप में विचारों के स्थानांतरण हेतु कागज कलम, ठीक है। और यहाँ पर सदियों से शिक्षा का क्षेत्र विचारों का संग्रहण रहा, स्थानांतरण आया। मानव सभ्यता के विकास में मुद्रण का अभूतपूर्व योगदान रहा है, ठीक है। मुद्रित चीज़ें आपको बहुत मिल जाएंगी, ठीक है। तो मुद्रित माध्यम के घटक यहाँ पर दे दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, अमुद्रित माध्यम भी है, नॉन प्रिंट मीडिया भी है। नॉन प्रिंट मीडिया क्या है, यानी कि यह निर्विवाद सत्य है कि आज सूचना संग्रहण एवं संचार हेतु मुद्रित माध्यम का प्रभुत्व है। फिर भी संग्रहण, छपना, त्वरित सूचना, उपलब्ध सूचना की खोज, पाठ्य बिंबों, चित्रों और ध्वनि का एक माध्यम एकीकरण, दूरस्थ स्थानों पर सूचना का त्वरित विश्वसनीय स्थानांतरण आदि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नॉन प्रिंट मीडिया भी है, जिसमें कि माइक्रोफॉर्म आ जाएगा, आपका रोल माइक्रोफॉर्म आ जाएगा, और माइक्रोफिल्म जैकेट आ जाएगी, छिद्र कार्ड एवं पंच कार्ड आ जाएगा, माइक्रोफिश आ जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ग्रंथालय में सूचना केंद्र कार्मिक, ये देखिएगा आपके MLIS 102 में ये पूछा भी गया था, ठीक है।
तो वर्तमान युग सूचना का युग है। यहाँ पर औद्योगिक एवं सूचना को पुकारा जाता है। औद्योगिक एवं सूचना के युग के नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर जो है कि ग्रंथालय कार्मिक क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो सभी कार्मिक जो प्रलेखों, अधिग्रहण, प्रस्तुतिकरण, व्याख्यान और रख रखाव से संबंध हो इन प्रलेखों व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सूचना सेवाएं प्रदान करने ग्रंथालय कार्मिक ग्रंथालय कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कार्मिक ग्रंथालय। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग कि जो आपका सूचना संचालन और सूचना संप्रेषण में ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान कार्मिकों की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक युग में ग्रंथालयता के क्षेत्र में सीमाओं, दृष्टिकोण, कार्यों, सेवाओं में विस्मयकारी परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सूचना विज्ञान कार्मिकों की भूमिका अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण सिद्ध होती है। जो भी लोग पुस्तकालय में या ग्रंथालय में कार्य कर रहे हैं उनके लिए है ये। ग्रंथालय कार्मिक और सूचना और डेटाबेस विकल्प करता है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये पूछा जा सकता है आपका। और डेटाबेस अभिकल्पकर्ता प्रमुख सूचना स्रोत के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। डेटाबेस अनुप्रयोग की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण डेटाबेस अभिकल्पन यानी कि डेटाबेस डिजाइनर अभिकल्पन की अत्यंत कठिन हो गया। डेटाबेस के लक्षित उपयोक्ताओं की कृत्रिमता के फलस्वरूप डेटाबेस अभिकल्पन में संपूर्णता, अखंडता, सामंजस्य और अभिकल्प पक्षों आदि का समावेश अनिवार्य हो गया है। डेटाबेस अभिकल्पकर्ता सूचना प्रसारण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सूचना प्रसार में डेटा विकल्पकर्ता की भूमिका को समझने के लिए सूचना तंत्र, डेटाबेस आदि मूलभूत और प्रासंगिक विचारों को समझना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है सूचना संस्थानों का क्रमिक विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। विगत वर्षों में ये जो भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर सूचना विकास, यहाँ पर विश्वविद्यालय, आय से संबंध और उच्च शिक्षा शोध संस्थान, इसमें सूचना संस्थानों का क्रमिक विकास दिया गया है। क्रम से कैसे विकास हुआ सूचना संस्थानों का, वो दिया गया, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। विषय वस्तु विश्लेषण क्या है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। विषय वस्तु विश्लेषण हम लोग यहाँ थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि विषय वस्तु का तात्पर्य जो है कि समानता किसी शीर्षक या विषय से संबंधित प्रलेख में वर्णित विचारों से होता है। विषय वस्तु जो है कि विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, कल्पनात्मक अथवा रचनात्मक हो सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी लिखित संचार को पढ़कर अथवा व्याख्यान को सुन करके तथा तथ्यों को अवलोकन करने के पश्चात उसकी अनिवार्य विषय वस्तु का संक्षिप्तीकरण या व्याख्या करता है तो विषय वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यही मेन था, आपने इसको समझ लिया। और यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे सूचना संग्रहण और पुनः प्राप्ति, ग्रंथालय और सूचना विज्ञान में विषय वस्तु विश्लेषण। तो सूचना संग्रहण और पुनः प्राप्ति, अनुक्रमणिकाएँ और सूचना उत्पादन एवं सेवाएं प्रबंधन। ठीक है, तो ये है विषय वस्तु विश्लेषण। ग्रंथालय में इसका उपयोग यहाँ पर बताया गया। सूचना का उपभोक्ताकरण, सूचना का उपभोक्ताकरण यानी कि विभिन्न जन समूहों को विविध संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। सूचनाएं विविध स्वरूपों में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, उपभोक्ता की सूचना आवश्यकताओं की जटिलता और उपलब्ध सूचनाओं की गुणवत्ता वृद्धि के फलस्वरूप सूचना का उपभोक्ताकरण अत्यंत ही आवश्यक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर सूचना का उपभोक्ताकरण है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से यहाँ पर हम लोग सूचना का उपभोक्ताकरण देख रहे हैं। थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, फ़ोन था मेरी माता जी का। ठीक है, माँ मैंने लिखा है माँ। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। उपभोक्ताओं की उपयोगकर्ता की आवश्यकता, उनकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर जो एक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। जनसंचार मीडिया है। जनसंचार मीडिया एक सशक्त माध्यम है जो संदेश भेजने वाले और संदेश को प्राप्त करने वाले के बीच की एक कड़ी है और कड़ी के रूप में कार्य करता है। जनसंचार माध्यम का तात्पर्य है कि विभिन्न भौतिक माध्यम जैसे मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जन जन तक सूचना को संचारित करना है। यह आपका जनसंचार मीडिया। पढ़ लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान से। प्रलेखन केंद्र हो गया, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, ग्रंथालय में इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैं केवल यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। प्रलेखन केंद्र प्रलेखों का भंडार है, किंतु यहाँ बृहद ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म ज्ञान वितरण और प्रसारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विभिन्न विषयों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न स्वरूपों में हो रहे ज्ञान निरंतर अनंत बहुआयामी वृद्धि के फलस्वरूप विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रलेखन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। तो ये प्रलेखन केंद्र है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर सारे प्रलेख जो है कि रखे जाते हैं इनको व्यवस्थित रूप से। ये है आपका प्रलेखन केंद्र, इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग। जो चीज़ यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। अपने पुस्तक में, आपके पास पुस्तक है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मीडिया या नेट से भी आप इसको सर्च करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। सामान्यतः हाइपर मीडिया का प्रयोग
अधिक अनुपात में ग्राफिक बिंबों वाली सूचनाओं हेतु किया जाता है। हाइपर मीडिया, हाइपर टेक्स्ट का तात्पर्य होता है कि पाठ्य परक सूचनाओं से है, पाठ्य परक सूचना है, ठीक है। इसमें सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण अनुक्रम में नहीं होता है। कागजी पाठ्यांशों, कंप्यूटर फाइलों की निहित सूचनाएं सामान्यतः अनुक्रम में ही पढ़ी जाती हैं, किंतु हाइपर टेक्स्ट द्वारा पाठकों को सूचना संचालित करने की स्वतंत्रता प्रदान होती है। इस प्रकार पारस्परिक क्रिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर उपयोग अपने नई संभावनाओं को जन्म देता है। हाइपर टेक्स्ट की सफलता लेखक के श्रम, साध्य, विकल्प और पाठकों की अनुशासित श्रेणी पर निर्भर करती है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइपर टेक्स्ट की परिभाषा को समझने हेतु हम पारंपरिक पाठ्यक्रम जैसे पुस्तक से इसकी तुलना करेंगे। हाइपर टेक्स्ट अक्रमिक होता है, इसमें पाठ्यांश को पढ़ने का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। हाइपर टेक्स्ट के द्वारा पाठकों के समक्ष अनेक विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं तथा पाठक स्वयं ही पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु किसी विकल्प का निर्धारण करता है। डेटा के पृथक अंशों के बीच लिंकों के सर्जन और प्रतिनिधित्व को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। जब ये डेटा ग्राफिक्स, ध्वनि पाठ्यक्रम अथवा अंक के रूप में होते हैं तब इनको हाइपर मीडिया कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया को यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो डेटा के पृथक अंशों के बीच लिंकों के सर्जन और लिंक जो दिए गए रहते हैं, सर्जन और प्रतिनिधित्व को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। और जब ये डाटा ग्राफिक्स, ध्वनि या पाठ्यक्रम के अंक के रूप में होते हैं तब इनको हाइपर मीडिया कहा जाता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर बता दिया गया। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीमीडिया तकनीकी है, आप सभी लोग परिचित हैं मल्टीमीडिया से, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया को ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, और आगे चलते हैं। अब हम लोग समाप्ति की ओर ही हैं। और लघु उद्यम राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र, सेंडॉक, मैंने बताया था, सेंडॉक, डेसीडॉक, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि सेंडॉक क्या है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एंटरप्राइजेज नेशनल डेवलपमेंट सेंटर इसका फुल फॉर्म है, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। और आप लोग जो है अच्छे से पेपर कीजिए अपना, सभी को जो है कि जो आपका 29 तारीख को पेपर है, 29 तारीख को आपका कौन सा पेपर है, MLIS 103 है। MLIS 103 एन, ध्यान दीजिएगा, एन वाला जिस पेपर पे एन लिखा रहे वहीं लिया कीजिए आप लोग। MLIS 103 एन लिखा होगा उसको, वो है आपका पेपर। और किसी किसी में जो है कि एन नहीं भी लिखा है तो वो जहाँ पे आप पूछेंगे तो वो खुद ही वो लोग समझ जाते हैं कि कौन बैक पेपर वालों के लिए है और कौन किसके लिए है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ कन्फ्यूजन आ रही है इस समय, किसी में एन लिखा रह रहा है, किसी में एन नहीं रह रहा है, तो वो देख लीजिएगा। क्योंकि MLIS में ऐसा हुआ है कि कहीं पर जो है कि MLIS 102 एन लिखा था और किसी में एन नहीं लिखा था, केवल 102 या 02 था। ये मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि 102 था या 02 था, ठीक है। तो इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए कौन सा पेपर है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख करके और अपना पेपर दीजिए। और सभी के लिए रुद्र एजुकेशन जोन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का पेपर अच्छा हो और अच्छे अंक पाएँ, और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।